गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की कक्षा में हम आधुनिक काल है वो पढ़ रहे थे। आधुनिक काल की बात हमने कुछ की थी। आधुनिक काल है उसकी समय सीमा है वो क्या है और इसको कितने भागों में है विभक्त किया गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। और फिर उसके बाद में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ रहे थे और आज की कक्षा में हम उससे आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि आधुनिक काल है वह चतुर्थ काल है। इससे पहले हमने 11वीं कक्षा में है वो आपके लगे हुए हैं 3 काल, उसके बाद में चौथा काल है जो आपके कक्षा 12 में लगा हुआ है और 16 अंक के साथ ये लगा हुआ है। 16 अंक के अंक भार के साथ आपके पुस्तक के पाठ्यक्रम के साथ है वो लगा हुआ है। तो कल मैंने ये बताया था कि जो आधुनिक काल है वो विक्रम संवत 1900 से लेके अब तक माना जाता है। और कल मैं एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी कि कल मैंने 47 वर्ष घटाया, विक्रम संवत में से 47 वर्ष घटाने की बात कही थी। 47 वर्ष नहीं, विक्रम संवत में से 57 वर्ष को घटाने पर है वो सन है वो निकल कर आ जाता है। 1900 में से 57 घटाते हैं तो 1843 है वो आता है। तो कई किताबों में आपको 1843 से भी है वो आधुनिक काल है वो शुरू हुआ माना जाता है, उसकी समय सीमा है वो मानी जाती है। आधुनिक काल को है वो 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने पढ़ा था भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, प्रगतिवाद था, प्रयोगवाद था, जयवाद था, नई कविता थी, साठोत्तरी कविता जो 1960 के बाद की कविताएं थी तो उन्हें साठोत्तरी कविता के नाम से जाना गया। फिर नई नवगीत है, नवलेखन की ओर है वो कवि है, लेखक है और साहित्यकार है वो आगे बढ़े थे। उसके बाद में हमने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था कि भारतेंदु युग की क्या ऐसी विशेषताएं हैं वो रही थी। और इसके साथ ही हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु युग के साहित्यकार। भारतेंदु युग के आपके पास सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, भारतेंदु युग के साहित्यकारों का परिचय दीजिए। तो 4 नंबर के प्रश्न के साथ है कुछ जो महत्वपूर्ण है भारतेंदु युग में जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी चर्चा आज की कक्षा में हम करते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है अपने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का नाम है वो आता है। सबसे पहले आता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र नंबर 1 पे। इन्हीं के नाम से ही है भारतेंदु युग का नामकरण है वो हुआ है। तो सबसे पहले इनका नाम आता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिन्होंने गद्य और पद्य है दोनों में ही रचनाएं लिखने का कार्य किया है। इन्होंने जो अब तक है वो पद्यात्मक रचनाएं हैं लिखी जाती थी, लेकिन भारतेंदु बाबू ने है गद्य में है अपनी लेखनी चलाने के या ऐसा कह सकते हैं कि गद्य के जनक भी है, इनको माना जाता है। गद्य की खड़ी बोली का परिष्कार करने वाले हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही है। इसके साथ ही इन्होंने देश हित व समाज हित की रचनाएं भी है वो की थी और भारतेंदु जी ने ये प्रारंभ की थी ऐसा माना जाता है, ऐसा माना किया जाता है ही। इससे पहले की जो रचनाएं होती थी वो राजाओं के आश्रय में रहकर के लिखी जाती थी, विलासिता को लेकर लिखी जाती थी, मदिरा में डूबी हुई नारी के बारे में या नारी को लेकर है वो रचनाएं की जाती थी। लेकिन भारतेंदु बाबू ने ही सर्वप्रथम है वो देश हित की, समाज हित की, राष्ट्र हित की रचनाओं का शुरुआत है वो की थी, प्रारंभ है वो की थी। आधुनिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं तो इन सबको छोड़कर जो विलासिताएं थी, जो श्रृंगारिताएं थी, जो मदिरा थी, इन सबको छोड़कर है वो देश हित समाज हित की रचनाएं हैं वो शुरू की किसने, भारतेंदु बाबू ने की थी। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, इनकी काव्य कृतियां हैं वो देखी जाए बाबू हरिश्चंद्र जी की, तो प्रेम सरोवर, गीत गोविंद मुख्य है जो वो लिखती हूँ मैं। प्रेम सरोवर, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हैं वो लिखी थी, तो सारी रचनाएं याद कर पाना थोड़ा है वो मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आप अपनी याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर है उन्हें याद रखिए, ताकि 4 नंबर का आपके सामने सीधा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए कि भारतेंदु युग के साहित्यकारों का परिचय दीजिए, तो आप ये 5-6 जो साहित्यकार हैं इनका आप लिख सकते हो। 2-2, 4-4 लाइनों में इनकी विशेषताएं बता सकते हो, इनकी रचनाओं की बात है वो करके आप पूरे 4 में से 4 नंबर प्राप्त है वो कर सकते हैं। वर्षा विनोद, प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी वेणु गीत,
फुलवारी वेणुगीत, प्रेम बचासा वेणुगीत। और देखिए विनय प्रेम बचासा, विनय है यहाँ, विनय प्रेम बचासा। तो भारतेंदु जी की कुछ रचनाओं की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली और इन रचनाओं को प्रसिद्धि मिली, उन रचनाओं की हमने बात की कि बाबू भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने उन्होंने प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम बचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत है, इनकी रचना करके है वो अपने जो साहित्य लेखन है उसके भंडार को है वो समृद्ध किया था। दूसरे अपने आते हैं प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, इन्हें देखिए प्रेम धन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम में ये इनको क्या मिली हुई थी, उपाधि मिली हुई थी, प्रेम धन की इनको उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने भी है बहुत सारी रचनाएं की थी जिनमें जीर्ण पद, जीर्ण, जनपद, आनंद, अरुणोदय, जीर्ण, जनपद, आनंद, अरुणोदय, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जिनको प्रेमधन नाम से भी जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है। अगले अपने आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे अपने साहित्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र देखिए इन्होंने ब्राह्मण पत्र के संपादक भी ये रहे हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य है वो किया है। ब्राह्मण पत्र के संपादक भी ये रहे हैं। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किनकी? प्रताप नारायण मिश्र जी है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, ये ब्राह्मण पत्र के संपादक भी रहे हैं। अगले है साहित्यकार, वो देखते हैं जगमोहन सिंह ठाकुर। चौथे आते हैं अपने जगमोहन सिंह ठाकुर। चौथे अपने आते हैं जगमोहन सिंह ठाकुर। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो श्यामा सरोजनी, ऋतु संहार, मेघदूत, देवयानी, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पांचवें अपने साहित्यकार है भारतेंदु युग के देखे जाते हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो भारत बारहमासा, भारत बारहमासा, देश दशा, देश दशा, रहीम जी के
रहीम जी के दोहों पर कुंडलियों की रचना भी इन्होंने की थी। रहीम जी के दोहों पर कुंडलियों की रचना भी इन्होंने की थी। अंतिम आती है राधा चरण गोस्वामी। छठे आते हैं राधा चरण गोस्वामी, जिन्होंने भक्त पाल इत्यादि रचनाएं की है। भक्त पाल इनकी एक ही रचना वो प्रसिद्ध है, भक्त पाल। भक्त पाल रचना है जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ये हमने भारतेंदु युग के साहित्यकारों की है वो बात की थी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है, अपने जगमोहन सिंह ठाकुर है, राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के नाम से भी जिनको जाना जाता है, प्रताप नारायण जुड़ीसर है, ब्राह्मण पत्र के संपादक ये रहे हैं, और इनकी भी रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है वो रही है। भारतेंदु युग में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। अब अगर आपके एक प्रश्न आ जाता है सीधा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है, तो भारतेंदु बाबू के जीवन से संबंधित प्रश्न है वो पूछ लिया जाए कि भारतेंदु जी के जीवन पर एक टिप्पणी है वो लिखिए। तो आपको कुछ बातें हैं वो मैंने कल की कक्षा में भारतेंदु जी के बारे में बताई थी। कुछ बस्ती है उनके, उन्होंने बहुत से 17 नाटकों की है वो रचना की थी। कुछ उनके मौलिक नाटक रहे हैं, कुछ उनके अनुदित नाटक रहे हैं, कुछ तो उन्होंने अपने मौलिक नाटक है वो लिखे, कुछ उन्होंने अनुवाद करके है वो लिखे, अनुदित नाटक है वो लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सबकी जानकारी में होना आपको आवश्यक है। तो बाबू हरिश्चंद्र जिनका जन्म है 1850 से माना जाता है। 1850 ईस्वी में भारतेंदु जी के अगर जीवन की बात की जाए, भारतेंदु जी पर अगर आपको लिखनी हो टिप्पणी लिखनी हो, सीधा प्रश्न आपको आ जाए 4 नंबर का कि भारतेंदु जी पर टिप्पणी लिखिए, तो भारतेंदु जी का जन्म है वो कब हुआ था? जन्म 1850 में। 1850 में इनका जन्म हुआ था और अवसान इनकी 35 वर्ष की आयु में वह अवसान 35 वर्ष की आयु में 1885 में हुआ था। 1885 में इनका अवसान है वो हुआ था। इन्होंने अनेक नाटकों के अनुवाद किए हैं और कुछ मौलिक नाटकों की रचना भी की है, और इन्होंने कुल मिलाकर 17 नाटक है वो लिखे हैं। कितने नाटकों की रचना की है? 17 नाटक। 17 नाटक है इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें से कुछ इनके मौलिक है, कुछ अनुदित है। तो हम देख लेते हैं कि इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, अनुदित नाटक है वो कौन कौन से हैं। मौलिक नाटक की अगर हम बात की जाए तो मौलिक नाटक में आता है, पहला आता है हिंसा में भौती। हिंसा में भौती। इसमें प्रेम के आदर्श का निरूपण है वो किया गया है। क्या किया गया है? प्रेम के आदर्श का निरूपण किया गया है, यानी कि प्रेम का आदर्श रूप है वो इस नाटक में रखा गया है। दूसरा आता है इनका चंद्रावली नाटिका। चंद्रावली नाटिका आता है। तीसरा आता है विशस्य विष्णुवर्धन। विशस्य विष्णुवर्धन। तीसरा इनका नाटक आता है विशस्य विष्णुवर्धन। इसमें देसी रजवाड़ों का षड्यंत्र का पर्दाफाश है वो किया गया है। देसी जो रजवाड़े थे, देसी रजवाड़ों के
षड्यंत्रों का पर्दाफाश, देसी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश है वो किया गया है, पर्दाफाश किया गया है इसमें। चौथा आता है, चौथा है इनका भारत दुर्दशा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक रहा है इनका ये भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा, जिसमें देश की दुर्दशा के बारे में ये बात की गई है, देश की दुर्दशा को लेकर लिखा गया है, देश की दुर्दशा को लेकर है वो लिखा गया। छठा आता है नील देवी, सॉरी पांचवा नील देवी, इसमें ऐतिहासिक पात्रों को लेकर लिखा गया है, ये ऐतिहासिक पात्रों को लेकर है वो लिखा गया है। नील देवी ऐतिहासिक नाटक है, इसे ऐतिहासिक नाटक की संज्ञा है वो दी जाती है। छठा आता है अंधेर नगरी, इसमें भी ये भी ऐतिहासिक नाटक है, इसमें भी तत्कालीन जो दुर्दशा के उसका वर्णन है वो किया गया है। सातवां आता है प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी, इसमें भी इन्होंने धार्मिक पाखंडों का वर्णन किया है, धार्मिक जो पाखंड हैं उनका वर्णन किया है, धार्मिक पाखंडों का वर्णन, धार्मिक पाखंडों का वर्णन। आठवां इनका आता है अपने आठवां और अंतिम है सती प्रथा, सती प्रथा, और ये इनके अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण वो क्या रह गया था, अधूरा रह गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है जो अधूरा रह गया था, तो वो कौन सा था, सती प्रथा, जो उनके अल्पायु में ही अवसान हो जाने के कारण, अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण है वो अधूरा रह गया। तो ये इनके भारतेंदु जी के मौलिक नाटक थे, हिंसा ने भवती, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विष्णुवर्धन, देखिए प्रेम के आदर्श का निरूपण है वो चंद्रावली नाटिका में किया गया है, चंद्रावली नाटिका में किया गया है प्रेम के आदर्श का निरूपण। विशस्य विष्णुवर्धन, देसी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश है वो किया गया। देसी रजवाड़े थे, हम सभी जानते हैं कि उस समय के जो देसी रजवाड़े थे वो किस तरह से षड्यंत्र करते थे, अपने देश के लोगों के साथ ही षड्यंत्र करते थे, और कई ऐसे देसी रजवाड़े थे जो अंग्रेजों का साथ देने या जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनका साथ है वो देते थे, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए है उनके साथ है वो हो जाते थे। तो उन देसी रजवाड़े के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करता हुआ ये नाटक है वो भारतेंदु जी ने लिखा था, ताकि एक जागृति है वो आई जा सके। भारत दुर्दशा है, इसमें देश की दुर्दशा को लेकर है वो उन्होंने अपनी बात है वो रखी है, ताकि जनता है वो अपनी हालत को पहचान सके और एक नए नव जागरण की ओर है वो अग्रसर हो। नील देवी है जो ऐतिहासिक पात्रों को लेकर लिखा गया है, ऐतिहासिक नाटक की संज्ञा में आता है। अंधेर नगरी और चौपट राजा, आपने लोकोक्ति भी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा की जैसा राजा होते हैं वैसे ही प्रजा, तो वही बात है। अंधेर नगरी है तो राजा है वो बहुत ही ऐसे अपने आप को दिखाने वाला होता है, लेकिन उसकी अगर नगरी में देखा जाए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, दुर्दशा ही दुर्दशा है फैली होती है। प्रेम जोगिनी है जो धार्मिक जो पाखंड है तो उन सबका पर्दाफाश करते हुए उन सबका वर्णन है वो दिया गया है कि धार्मिक जो पाखंड है उनमें मनुष्य को नहीं गिरना चाहिए और अपने स्व विवेक के आधार पर है वो निर्णय लेना चाहिए। सती प्रथा है जो अधूरा रह गया था। ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक थे। अब इनके अनुदित नाटक की बात हम करते हैं कि अनुदित में कौन कौन से नाटक है जिनका अनुवाद है वो किया है। अनुदित नाटक आते हैं भारतेंदु जी के अनुदित नाटक, जिसमें अपने पहला आता है पाखंड विडंबना। पाखंड विडंबन। दूसरा आता है इसमें कि पाखंड विडंबन विद्या सुंदर। तीसरा
तीसरा नाटक है धनंजय विजय। चौथा है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी मुद्रा राक्षस। छठा है हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। सातवां है भारत जननी और आठवां है रत्नावली। ये इनके अनुदित नाटक है, अर्थात ऐसे नाटकों का इन्होंने अनुवाद है वो किया है। ये संस्कृत के हो सकते हैं, दूसरी भाषाओं के हो सकते हैं, तो इन्होंने इन नाटकों का अनुवाद है वो करके दिखाया है। इन नाटकों के अनुवाद करके है वो एक जागृति फैलाने का कार्य भी इन्होंने किया है। अब हम देखिए भारतेंदु युग की, और इन नाटकों में देखिए विषय वैविध्यता, विषय वैविध्य से मतलब कि भिन्न भिन्न विषयों को लेकर लिखा गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय को लेकर ही नाटकों की रचना की गई है। किसी में धार्मिक पाखंडों की चर्चा की गई है, किसी में जो एक राजनीतिक षड्यंत्र थे उनका पर्दाफाश किया गया है, किसी में प्रेम का आदर्श निरूपण है वो रखा गया है, और कोई है कि जो किसी में देश की दुर्दशा का, और कोई ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, ऐतिहासिक जो पात्र थे उनकी चरित्र को लेकर है वो नाटक वो लिखे गए हैं। विविध विषयों को पाखंड विडंबना, पाखंडों को लेकर कि पाखंडों में लोग घिरे रहते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए एक विडंबना बन जाते हैं, दुर्भाग्य है वो बन जाता है। तो बहुत सारे विषयों को लेकर इन्होंने नाटक है वो लिखे हैं। सत्य हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता को बताता हुआ कि एक आदर्श निरूपण है वो कर रहा है। भारत जननी, भारत माता को, भारत माता है वो सभी संस्कृतियों की, सभी देशों की जननी के रूप में जो प्रतिष्ठापित है, इस सब का महत्व है वो बताना इनका कार्य रहा है। धनंजय विजय है, पाखंड निडम्बन है, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, यानी भिन्न भिन्न विषयों को लेकर इन्होंने अपने नाटक है वो लिखे हैं। और अब अगर हम आगे की ओर चलते हैं, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, याद रहे कि भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं रही है, या भारतेंदु युग के काव्य की क्या प्रवृत्तियां रही है। चाहे प्रश्न है वो कैसे भी पूछ लिया जाए, भारतेंदु युग की विशेषताओं को लेकर पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं हैं, या ऐसा पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी रही है, तो एक ही बात है। और भारतेंदु युग को हम सभी जानते हैं और किस नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है। तो आपको सीधा ऐसे नहीं पूछकर कि भारतेंदु युग नहीं पूछकर ऐसा पूछ लिया जाए कि पुनर्जागरण काल की क्या क्या प्रवृत्तियां रही है या नवजागरण काल की क्या क्या विशेषता रही है, तो बात वही है, एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां देखी जाए, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या काव्य प्रवृत्तियां कह दी जाए, या भारतेंदु युग की विशेषताएं बताइए, या भारतेंदु युग की या नवजागरण काल की या पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियां बताइए, तो ये सारी ही आती है। एक ही मतलब है इनका। अब प्रश्न पूछने वाला है वो किस तरीके से पूछता है, घुमा फिरा के दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला आता है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युग की जो भी रचनाएं लिखी गई है, जो भी साहित्यकार हुए हैं, उन सब ने राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य है वो किया था। श्रम ये भारतेंदु जी थे, उन्होंने जो इस समय जो जनता थी सुषुप्त अवस्था में, निराश हताश अवस्था में थी, कुंठा से ग्रसित थी, तो ऐसी जनता को जगाने का कार्य है वो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। तो गद्य की प्रवृत्तियां का प्रारंभ करके किया था। गद्य खड़ी बोली हिंदी में है वो सीधे सरल भाषा में है वो अपनी बात रखकर किया था, ताकि लोगों में है वो जागृति आ जाए। इससे पहले की जो रचनाएं थी जो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, पद्यात्मक है वो लिखी जाती थी, पद्यात्मक शैली में लिखी जाती थी, और जो कठिन विषयों को लेकर लिखी जाती थी। लेकिन भारतेंदु युग में आते आते है वो भारतेंदु जी ने जब इस प्रकार की दुर्दशा देखी, भारत की दुर्दशा देखी, यहाँ की जनता की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने इन सब में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य है वो
समाज हित, राष्ट्र हित को लेकर है वो रचनाएं की थी, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके और वो अपने महत्व को, अपने आत्मबल को समझकर है जो अंग्रेज थे या जो विदेशी थे उन्हें अपने देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उन्हें राष्ट्रीयता की भावना है बलवती रूप से भारतीय युग में देखी जाती है। दूसरी क्या है, समाज की दुर्दशा का चित्रण। दूसरी विशेषता है भारतीय युग की समाज की दुर्दशा का चित्रण। हम सभी जानते हैं कि अपना भारत देश अंग्रेजों का 200 वर्ष 1900 से लेकर अपना जो 1700 से लेकर 1900 तक है वो अपना भारत देश है वो अंग्रेजों का गुलाम है वो रहा था। 200 वर्षों का समय बहुत होता है। तो इस समय है भारत की जो जनता थी, जो समाज था वो अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गया था। उनका शोषण किया जाता था, उन्हें मजदूरी है वो नहीं दी जाती थी और पीढ़ी बाई पीढ़ी है उनके जो बच्चे होते थे उनके बच्चे सबको एक ही जगह है मजदूरी पर है वो लगा दिया जाता था, बाल मजदूरी करवाई जाती थी, नारियों की स्थिति दयनीय थी, बच्चों की स्थिति दयनीय थी, शिक्षा का अभाव था। तो ये भारत समाज की जो दुर्दशा का चित्रण है वो भारतीय युग की एक विशेषता रही है कि इसी युग में आकर है वो भारत की जो जनता थी उनकी दुर्दशा का चित्रण है वो साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया ताकि जनता में जागृति है वो लाई जा सके। तीसरा है अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य। तीसरी विशेषता है अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य। देखिए अंग्रेजी सत्ता, तो अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य। अंग्रेज हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज है, उन्होंने भले ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो किया हो, उन्होंने भले ही यहाँ आकर अंग्रेजी विद्यालय है वो खोले हुए, लेकिन वो सब भी उन्होंने किस लिए खोले थे, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खोले थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी उन्होंने किया था तो अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति को ही ध्यान में रखते हुए देता। वो एक ऐसे अंग्रेज लिपिक चाहते थे, ऐसे अंग्रेज बाबू यहाँ से प्राप्त करना चाहते थे जो उनके कार्यों को आसानी से संपन्न है वो कर सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। तो अंग्रेजों की सत्ता के प्रति व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं वो इस समय आधुनिक युग में की गई। आधुनिक युग में व्यंग्य के द्वारा है अंग्रेजी सत्ता का जो मुखौटा था उसे उतारा गया और जनता के सामने उनका असली चेहरा है वो लाया गया। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ भारतवासियों पर अनेक अत्याचार किए थे, शोषण किए थे। यहाँ के चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बाल हो, चाहे नारी वर्ग हो, सब पर उन्होंने बहुत ही अत्याचार किए थे। तो अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य के भाव है वो इस समय की रचनाओं में है वो देखे जा सकते हैं। एक विशेषता इनकी अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्यात्मक भाव है वो भारतीय युग में देखा जा सकता है। चौथा है प्रेम भावना का आदर्श स्वरूप। चौथी विशेषता है प्रेम भावना का आदर्श स्वरूप। अब देखिए प्रेम भावना हम सभी जानते हैं इससे पहले की जो रचनाएं लिखी जाती थी या इससे पहले जो प्रेम का रूप था वो कैसा था, निस्वार्थ से पूरित था। राज्य आश्रितों में रहकर नारी को है वो एक केवल भोग की वस्तु है वो माना जाता था और लोग मदिरा में डूबे रहते थे, नशे में रहते थे। और तो इन्होंने जो प्रेम भावना का एक आदर्श स्वरूप है वो भारतीय युग में देखने को मिलता है कि नारी न केवल एक भोग की वस्तु है बल्कि उसका भी बराबर का हक है वो माना गया और ऐसा आदर्श स्वरूप है वो जनता के सामने है वो रखा गया। अगला आता है भक्ति भावना। पांचवी जो विशेषता है वो आती है भक्ति भावना। इस समय देखिए कुछ ऐसे साहित्यकार ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति भावना का भी प्रचार किया, ईश्वर के प्रति भी आध्यात्मिकता की ओर भी उनका ध्यान है वो जाता है और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आदर्श स्वरूप है वो प्रेम का आदर्श स्वरूप रखा और साथ ही भक्ति भावना का प्रचार प्रसार भी है उन्होंने किया था। तो भक्ति भावना भी इस समय की एक विशेषता है वो रही है, भारतीय युग की विशेषता है वो रही है। साथ छठी आती है संपादन, गद्यकार, निबंधकार की समस्त विशेषताएं। संपादन, गद्यकार, निबंधकार, निबंधकार की समस्त विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। समस्त विशेषताएं इस युग में देखने को मिलती हैं। समस्त विशेषताएं हैं वो
देखने को मिलती है कि संपादक, गद्यकार और निबंधकार। तो गद्यकार के रूप में तो हम सभी जानते हैं कि गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को है वो जाना जाता है और उन्होंने गद्य की खड़ी बोली का आविष्कार है, वो खड़ी बोली का प्रारंभ है वो इसी काल में किया था। और गद्य की जो खड़ी बोली का आविष्कार करने या उसका प्रारंभ करने के कारण है रचनाएं हैं वो सीधी सरल भाषा में है वो जनता की समझ में आने लगी थी। एक गद्यकार के रूप में उनको जाना जाता है, एक संपादक के रूप में उन्हें जाना जाता है और एक निबंधकार के रूप में भी है वो जाना जाता है। तो ये एक अनेक निबंधों की रचना है वो इस भारतेंदु काल में है वो की गई थी, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगली आती है हिंदी भाषा के प्रति मोह है। 7वीं विशेषता है हिंदी भाषा के प्रति मोह है। हम सभी जानते हैं इससे पहले है वो पद्यात्मक रचनाएं ही की जाती थी जो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में है वो लिखी जाती थी। हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा के रूप में कार्य करने वाले भारतेंदु जी थे, जिन्होंने इस युग में आकर ये वो हिंदी भाषा के प्रति लोगों का प्रेम है, मोह है जगाने का कार्य है वो किया था। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ करके और लोगों का ध्यान हिंदी भाषा के प्रति है वो किया था। अंतिम इसकी आती है परंपरा के प्रति मोह एवं नवीनता का समावेश। 8वीं इसकी विशेषता है परंपरा के प्रति मोह है। देखिए परंपरा के प्रति मोह है कि इस समय में आते हुए जो अपनी परंपराएं थी जो आदिकाल से चली आ रही थी, शुरू से चली आ रही थी, उन परंपराओं को है लोग है वो भूल रहे थे क्योंकि शोषण का शिकार दबली कुचली जो जनता थी, जो शोषण का शिकार हुई जनता थी, उन्हें अपनी परंपराएं है वो याद ही नहीं थी। जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा ही वो करते थे, जैसा वो बुलवाना चाहते थे वैसा ही वो बोलते थे। तो इस युग में आकर भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से उन्होंने परंपरा के प्रति लोगों का मोह है वो जागृत किया और साथ ही उन्होंने नवीनता का समावेश भी किया। नवीनता का समावेश, नवीनता समावेश। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल जनता को है वो अपनी परंपराओं की ओर ढकेल दिया, पीछे की ओर ढकेलते गए, ऐसा नहीं है। इन्होंने परंपरा के प्रति मोह है तो जगाया ही जगाया, साथ में इन्होंने नवीनता का समावेश भी किया। देखिए हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने है वो अंग्रेजी विद्यालय खोले थे तो उन्होंने तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खोले थे, लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा है वो भारतीय जनता को भी मिलता है। यहाँ के जो लेखक थे उनको है वो अंग्रेजी साहित्य जानने का अवसर मिला, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का अवसर मिला और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के बाद ही उनमें अपनी जो राष्ट्रीय भावनाएं थी वो जागृत हुई थी। अंग्रेजी साहित्य और अन्य साहित्यों को पढ़ने का जब अवसर मिला तो अपना जो भारतीय साहित्य था, अपने जो भारतीय परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, संस्कृति थी, इसके बारे में अच्छे से जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इसी के कारण ही है कि इस युग में आते आते राष्ट्रीयता की भावना है, हिंदी भाषा के प्रति मोह है, प्रेम भावना का आदर्श रूप है और परंपरा के प्रति मोह है जैसी बातें हैं वो लोगों में जागृत है वो की गई। तो ये हमने देखिए भारतेंदु युग के बारे में है वो लगभग जो पूछा जा सकता है वो सब बातें हैं वो चर्चा करके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। दूसरा अपना आता है देखिए भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के बारे में पढ़ लिया, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया, उनके नाटक के बारे में पढ़ लिया, उस काल के साहित्यकारों के बारे में पढ़ लिया, भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां रही है, कवि की प्रवृत्तियां पूछी जाए या भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां पूछी जाए तो यही बातें है वो आती है। इसके अलावा भी कल मैंने भारतेंदु युग के बारे में बात करी थी तो इसमें से भी कुछ विशेषताएं हैं वो आप लिख सकते हैं कि इसमें कि देश हित और समाज हित की रचनाएं हैं वो रची जाने लगी थी, गद्य की खड़ी बोली का बहिष्कार है वो हुआ था और साथ ही साथ है ब्रज भाषा को भी संस्कारित करने का कार्य है वो भारतेंदु जी ने किया था। तो इस तरह से हम अपनी 2-4 लाइनों में इसका वर्णन करके एक बहुत अच्छा प्रश्न है वो अपना उत्तर है वो दे सकते हैं। 80 शब्दों के साथ वो 4 में से 4 अंक है वो आपको मिल सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम द्विवेदी युग के साथ है वो जो 1900 से लेकर 1918-20 तक का है उसके रचनाकार है, साहित्यकार है, क्या क्या काव्य प्रवृत्तियां रही है, क्या क्या विशेषताएं रही है, क्यों इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कल की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।